हिंदी साहित्य की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका वंदना वाजपेयी जी की कहानी 10,500 का मोबाइल। तो शुरू करें कहानी। जानते हैं निम्न मध्य वर्ग की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? वो है उसकी झूठी शान, जिसको बचाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगा रहता है। उसके अंदर असुरक्षा कूट कूट कर भरी रहती है कि कहीं फिसल कर निम्न वर्ग में न पहुंच जाएं। मध्यम वर्ग बहुत विशाल है, जहां हर कोई इस खाम ख्याली में खुश होना चाहता है कि वो दूसरे से कुछ ऊपर है। ऐसी ही थी हमारी कहानी की नायिका निशा। निम्न मध्यम वर्ग में पली बढ़ी और उसी में ब्याह दी गई। ऐसी लड़कियां सपने नहीं देखती, क्योंकि उन्हें मैट्रिक या 12वीं कराकर ब्याह कर दिया जाता है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती हैं ये लड़कियां, तो कोई बड़ी नौकरी तो कर नहीं सकती और अक्सर उन्हें घर से बाहर निकलकर छोटा मोटा काम करने और 2 पैसे कमाने की इजाज़त भी नहीं होती। कारण वही झूठी इज्जत, जिस पर न जाने कब बट्टा लग जाए। ये आधा पेट खाकर जी सकते हैं, पर इनके घर की लड़कियां बाहर काम करके कोई मदद नहीं कर सकती। शायद यही एक वजह है जो उन्हें निम्न वर्ग से ऊपर महसूस कराती है। दुनिया भर के वाजिब गैर वाजिब संस्कार ढूंढने वाले मध्यम वर्ग में भी ये हिस्सा सबसे आगे है। निशा जब घर से विदा हुई थी तो माँ ने आंचल के छोर में चावल के 4 दाने बांधने के साथ ये सीख भी बांध दी थी कि जिस घर में औरत 2 पैसे बचाती है उसी घर में बरकत होती है। वैसे भी मध्यम वर्गीय औरतें रुपये में से चवन्नी बचाने का हुनर खूब जानती हैं। साड़ियों की तहों में बचाकर छिपाई गई इन चवन्नियों से ही न जाने कितनी शादी बारातें काम काज निपटते हैं, न जाने कितनी हारी बीमारी सुलटती हैं और अचानक आए मेहमान और खर्चों का बोझा भी ये चवन्नियाँ अपने सर पर उठाती आई हैं। बचपन से माँ को देखा ही था, लिहाजा उसने बिना कोई तर्क करे माँ की दी सीख को गांठ में बंधा रहने दिया। ससुराल में सास ने उन 4 आनों में एक आना जोड़ने का हुनर और सिखा दिया। चम्मच चम्मच भर सर्फ रोज कम डालो तो उतने ही सर्फ में 2 दिन के कपड़े और धुल जाएंगे। तेल की कढ़ाई में पूरी तलने के बाद बचे तेल को डिब्बे में डालने के बाद भी जो 2 बूंद जिद्दी तेल रह जाता है उस पर सूखा आटा डालकर निकाल लो। उसकी लोई बनाकर पराठा सेक लो, तेल कम लगेगा। गोभी के डंठल बारीक बारीक काट लो, घुट जाएंगे, सब्जी भी ज़्यादा बनेगी। भिंडी काटते समय सिर तो काट दो पर पूंछ ना काटो। आधा किलो भिंडी की पूंछ इकट्ठी कर लो तो 2 आदमियों की सब्जी पूरी हो जाएगी। बेलन मार मार कर शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट की ट्यूब को तब तक इस्तेमाल करो जब तक उसका दम ना निकल जाए। ऐसी ना जाने कितनी बातें सीख सीख कर वो पैसा बचाने के मामले में सिद्धहस्त हो गई। निशा जैसी तमाम मध्यम वर्गीय औरतें कितने जतन से पैसा बचाती हैं। आसपास कहीं जाना होता तो पैदल ही चली जाती, थोड़ा दूर भी जाना होता तो भी सवारी शिकारी ना करती। खामखा में पैसे क्यों फूके जाएं जब चल के ही जा सकते हैं। सब्जी तरकारी वालों से घंटों 2-2 रुपए के लिए झिकझिक इसी पैसा बचाओ अभियान का हिस्सा होती। एक दिन तो अखबार वाले से पूरे 2 घंटे इसी बात पर बहस हुई कि रबर बैंड के 4 रुपए क्यों लगा दिए। अखबार ऐसे ही क्यों नहीं डाल देते, और अगर नहीं डाल सकते तो पहली मंजिल तक रोज ऊपर चढ़ के देने आया करो। इतनी मगजमारी के बाद आखिरकार अखबार वाले ने ही 4 रुपए कम कर दिए। निशा को तसल्ली बस इतनी होती कि 2-2 4-4 करके बच्चों के लिए खूब जोड़ रहा है। दिल्ली शहर में छोटे से किराए के घर में वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। आधी तनख्वाह तो किराया और बिजली पानी का बिल भरने में लग जाती है, बाकी में वही चवन्नी चवन्नी की जोड़ तोड़ चलती रहती। विवाह से लेकर आज तक उसने कामवाली, घरेलू सहायिका, इन सब के बारे में कभी सोचा ही ना था। झाड़ू पोछा बर्तन हो या फिर सामान लाना, घर के सब काम वो खुद ही करती। पर समय की मार किसी अनचाहे मेहमान की तरह लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पदार्पण हुआ। एक दिन पूजा करते समय तेज कमर दर्द से वो बैठे से उठ ना सकी। विवेक किसी तरह सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने झाड़ू पोछा, उकड़ू बैठकर कपड़े धोना आदि सभी कामों पर लगाम लगा दी। मरती क्या ना करती, कपड़े और सफाई के लिए काम वाली की खोज शुरू हो गई। बर्तन तो उसने खड़े खड़े सिंक से ही निकाल देने का सोचा था, अड़ोस पड़ोस में कह दिया गया, खोज शुरू हो गई। काम वालियों के रेट सुनकर उसे तो सांप ही सूंघ गया। हे भगवान,
इतने रुपए? सबने समझाया, यहाँ तो प्रति काम का रेट फिक्स है, इतना ही देना पड़ेगा। कपड़े के रेट तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से होते हैं, जिसमें बच्चे भी पूरे गिने जाते हैं। उसका तो दिल बैठ ही गया। खैर, काफ़ी हील हुज्जत करने के बाद मीरा थोड़े कम पैसों में काम करने को तैयार हुई। अन्य काम वालियों की तरह मीरा भी यमुना पार झुग्गी से आती थी। ये मेहनतकश औरतें सुबह से शाम तक कई घरों में भाग भाग कर काम करती और बदले में अच्छा पैसा कमा लेती। भले ही ये निम्न वर्ग में आती, पर छोटी झुग्गियों में भी फ्रिज, टीवी, स्कूटर आदि सुविधा के सामान मौजूद रहते। खुद को गरीब कहने वाले इन लोगों के बीच वो दिखावा नहीं था, जिसमें निम्न मध्य वर्ग खुद को जरा सा अमीर दिखाने के चक्कर में फंस जाता। घरेलू सहायिका के रूप में मीरा ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। सफाई कपड़ों के साथ दो महिलाओं के आपसी रिश्ते भी जमने लगे। आते ही भाभी कहकर बात शुरू कर देना मीरा की आदत थी। मीरा भले ही निचले तबके से आती हो, पर वो एक स्वाभिमानी स्त्री थी। अपने शराबी पति से और 3 बच्चों को अपने दम पर घरों में सफाई बर्तन करके पाल रही थी। जब वो ठसके से कहती, मैं तो अपने पति से भी नहीं डरती, क्यों सुनूं उसकी, कोई बिठाकर तो नहीं खिला रहा है, तो निशा का चेहरा उतर जाता। मीरा का एक ही सपना था, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। निशा को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती कि ये हाड़ तोड़ मेहनत वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रही है। शायद इसी बात का असर था कि निशा मीरा से तय काम से कम काम में ही खुश हो जाती। जल्दी जल्दी काम करके भागती मीरा के उल्टे सीधे धुले बर्तनों से वो समझौता कर लेती। कोई बात नहीं, वो फिर से एक बार कपड़ों को पानी से निकाल लेगी। कम से कम मीरा अपने बच्चों के पास जल्दी तो पहुंच जाएगी। एक माँ दूसरी माँ की ममता में कमी नहीं आने देना चाहती थी। कभी सब्जी, कभी आटा, कभी कपड़े, जो कुछ बन पड़ता वो उसे देती भी रहती। तिल तिल कर पैसे जोड़ने वाली निशा की मीरा के प्रति ये दरियादली घर में किसी को न सुहाती। पर निशा मीरा की पैरवी करने से कभी ना चूकती, भले ही घर की बचत चवन्नी से एक आने पर आ गई हो। हालांकि मीरा के आने से उसकी एक समस्या फन फैलाने लगी थी। वो थी खाली समय काटने की। जिसको दिन भर काम करने की आदत हो, उसको थोड़ी देर बैठना भी मुश्किल होता है, और यहाँ तो डॉक्टर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा लेटने की हिदायत दे रखी थी। आखिरकार कितनी देर टीवी देखती, कितने भजन गाती, मन में उकताहट होने लगती। समस्या के निदान के लिए विवेक ने अपना पुराना मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, वैसे ही जैसे रोते हुए बच्चे को झुंझुना पकड़ा देते हैं। 1500 का खरीदा था विवेक ने, जी भर के इस्तेमाल किया था। स्क्रीन में इतने स्क्रैच लग गए थे कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। तब जाकर इसे रिटायर करते हुए 4000 रुपये का रिलायंस का फ़ोन लिया था, और उसे ऐसे रखते थे जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को रखती है। पर समय काटने के लिए उसने उसी मोबाइल फ़ोन पर एक फेसबुक अकाउंट खोलकर न दिखने वाले स्क्रीन से दूसरों की पोस्ट पढ़नी एवं कुछ अपनी लिखनी शुरू कर दी। लिखने पढ़ने का पुराना शौक भी जागृत हुआ, पर छोटा सा मोबाइल सोशल मीडिया पर बने रहने में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा था। एक दिन ये बात बच्चों से कह दी तो बच्चों ने विवेक के मोबाइल पर सर्च करके उसकी आवश्यकता के अनुसार एक मोबाइल दिखाया। मोबाइल उसे पसंद आया, पर कीमत देखते ही चौंक गई। 10,500 रुपये। ना बाबा ना, इतना महंगा मोबाइल, इतने पैसे खर्च करने से तो अच्छा है इसी में आंखें घुसाकर पढ़ लिया जाए, आगे बच्चों के काम आएंगे। बच्चों से उसने कह तो दिया, पर उसी दिन से उसकी आंखों के आगे वो मोबाइल नाचने लगा। ज़िंदगी में पहली बार अपनी चादर से बाहर जाकर कुछ लेने की हसरत हुई। उसने बहुत से लोकगीत सुने थे, सैयाँ आगरे का घाघरा दिला दे, नौलखा हार दिला दे, बरेली का झुमका दिला दे, पर उसकी हसरत तो मोबाइल फ़ोन ही थी। विवेक से कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो पलट कर कहते, मैं 4000 का मोबाइल लेकर रगड़ता फिरूं और तुम 10,000 का, जबकि कमाता तो मैं हूँ। कमाने का पुरुष अहंकार अक्सर निम्न मध्यम वर्गीय औरतों को न कमा पाने की उपेक्षा के साथ आंसू पीने पर विवश कर देता है। उसने मन में सोचा कि वो ऐसे ही चवन्नी चवन्नी जोड़ कर ले लेगी। एक दिन निशा की एक सहेली उससे मिलने आई और छोटे से फ़ोन पर उसे फेसबुक करते हुए देखकर बोली, यार तुम क्यों इसमें आंखें धंसाती हो, एक अच्छा सा फ़ोन ले लो ना, जीजा जी इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी ना करें। उसने खुद को अपमानित महसूस किया और अपनी सहेली के जाने के बाद फिर से मोबाइल फ़ोन सर्च करना शुरू कर दिया। फिर वही 10,500 वाला फ़ोन उसकी आंखों के आगे किसी बल्ब की तरह चमकने लगा।
सोचा आज विवेक के घर आते ही हिम्मत करके उससे कह देगी कि उसे वो फ़ोन खरीद कर दे दें, चाहे किस्तों में ही सही। सारा दिन उस खूबसूरत मोबाइल की कल्पना में बीता। मीरा को भी उसने उस फ़ोन की फ़ोटो दिखाई और उसके बारे में बताया। दोनों हाथ गालों में रखकर मीरा खुशी से बोली, वाह भाभी, कितना मस्त है। एक दिन पूरा सुरूर में बीता। बस कुछ घंटे और, फिर उसकी फरमाइश विवेक तक पहुंच जाएगी। और शाम को विवेक आए तो पसीना पसीना हो रहे थे। क्या हुआ कहने पर बोले, स्कूटर खराब हो गया, वो संभलने देकर आया हूँ। पहले सोचा कि बस से जाऊँगा, फिर पैदल ही चला आया। 20-25 रुपये बच ही गए। देखो उन्हीं से ये अमरूद बच्चों के लिए ले आया हूँ। निशा विवेक के लिए ठंडा शरबत बनाने में लग गई और मोबाइल फ़ोन की बात ठंडे बस्ते में चली गई। दिन आगे बढ़ने लगे। मीरा अक्सर निशा को मिले हुए उपहार दिखाती। वो उपहार देखकर निशा दंग रह जाती। अच्छी अच्छी महंगी साड़ियाँ, बड़े बड़े वीआईपी सूटकेस, बर्तन आदि लोग उसे यूं ही दे देते हैं। निशा सोचती पैसे वाले हैं, हर साल 2 साल में जब घर की चीज़ें बदल लेते हैं, इसीलिए काम वालियों को बांट देते हैं। ऐसी चीज़ें वो नहीं खरीद सकती, मीरा भी नहीं खरीद सकती, पर उसके पास हैं, वो उसे मिले हैं उसकी मेहनत के इनाम में। कभी कभी मन की ज़मीन पर एक अंकुर फूटता कि वो भी बाहर जाकर कुछ पैसे कमाए, वो भी कुछ अच्छी साड़ियाँ ले। फिर विवेक और समाज के डर से वो अंकुर तुरंत ही दम तोड़ देता। अक्सर मीरा के आने से पहले वो अपनी मुड़ी तुड़ी साड़ी बदल लेती ताकि उसकी साड़ी मीरा से कमतर न दिखाई दे। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में काम वालियों के कपड़े बहुत साफ और अच्छे होते हैं कि कोई देखकर नहीं कह सकता कि वो काम वालियाँ हैं। ऊपर से सभी काम वालियाँ घर से पूरी तरह से तैयार होकर निकलती, ठीक वैसे ही जैसे ऑफिसों में काम करने वाली लड़कियाँ निकलती हैं। यूं मीरा से उसे कोई ईर्ष्या नहीं थी, पर खुद कमाए पैसे के महत्व को समझने का मॉडल उसके लिए तो मीरा ही थी। उसे हर हाल में मीरा से कुछ ऊपर उठने का मन करता, कुछ ऊपर। निम्न वर्ग से थोड़ा ऊपर दिखने की निम्न मध्यवर्गीय मानसिकता उस पर हावी हो गई थी। एक दिन वो ऐसे ख्यालों में खोई थी कि मीरा ने उससे कहा, भाभी, इस बार दीपावली पर इनाम में रुपए ही दे देना। सबको जोड़कर बेटे के लिए फ़ोन खरीद दूंगी। बहुत दिन से जिद कर रहा है, उसके सब दोस्तों के पास है। मोबाइल फ़ोन? वो तो महंगा होता है, कितने का लोगी? ना चाहते हुए भी ना जाने कौन सा दर्द था कि ये प्रश्न उसके मुंह से निकल ही गया। अरे भाभी, हम लोग महंगा कहाँ ले सकते हैं, ऐसे ही आपके फ़ोन जैसा ही ले लेंगे, 1000-500 का। एक उदास निगाह से उसने अपने फ़ोन की ओर देखा। बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई, पर मुस्कुरा दी। अब मीरा रोज़ फ़ोन की बात करती, भाभी बेटा बहुत खुश है, दीपावली के इनाम से पैसे मिल जाएंगे तो उसको फ़ोन ले दूंगी। हमारा क्या है, बच्चे खुश रहें इसी में तसल्ली है। कुछ दिनों बाद उसके किस्से बढ़ने लगे। फलाना भाभी के यहाँ जहाँ कपड़े करती हूँ, वो कह रही थी कि सफाई अच्छे से करवा देना, 1500 रुपये इनाम में दूंगी। 113 नंबर वाली भाभी 1200 रुपये दे रही हैं। शकरपुर में जहाँ खाना बनाती हूँ, वो पूरे 2000 रुपये दे रही हैं। निशा ने बात स्पष्ट करते हुए कहा, देखो वो पैसे वाले हैं, बिल्डर हैं, दे सकते हैं, मैं इतना नहीं दे पाऊंगी। और फिर तुम्हारे इतने रुपए जुड़ गए हैं तो तुम्हें और रुपयों की ज़रूरत भी क्या है। अरे नहीं भाभी, ऐसा ना कहो, कुछ ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो बेटी के लिए पायलें बनवा दूंगी, ब्याह में काम आएंगी। मेरे पास थी पर पति की बीमारी में बिक गई। यही तो दिन होते हैं जब हम गरीबों को कुछ पैसा मिल जाता है। साल भर तो आप लोगों के यहाँ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, दीपावली का ही आसरा रहता है। निशा का दिल फिर पसीजने लगा, पर विवेक ने तो सुनते ही इनकार कर दिया। देखो मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, नौकरी जाने का खतरा है, हम लोगों को बोनस भी नहीं मिलेगा दीपावली का। तुम्हें क्या लगता है हम लोग साल भर इंतज़ार नहीं करते? सोचा था ये स्कूटर बेचकर कुछ पैसे डालकर नया या बेहतर सेकंड हैंड ले लूँगा। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, रोज़ ख़राब हो रोज़ सुधरवाओ। चलो आगे कभी देखूँगा, पर तुम मीरा से कह देना कि हम उसके अन्य घरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास हैं, उनकी तरह पैसे वाले नहीं हैं। उसने विवेक से ठीक है तो कह दिया, पर उसे लग रहा था कि वो भी दे। यहाँ पर खालिस दया की बात नहीं थी। मन कह रहा था कि वो अन्य महिलाओं की तुलना में अपनी काम वाली के आगे छोटी कैसे सिद्ध हो जाए। जब तक मीरा उसके यहाँ काम नहीं करती थी, तब तक उसका बैठना उठना अपने समकक्ष लोगों में था। तब तक ऐसी दुविधा जीवन में नहीं आई थी। लिहाजा उसने दिल कड़ा करके अपनी बचाई हुई चवन्नियों से 500 के 3 कड़क नोट निकालकर मीरा को दे दिए।
दिल को सुकून था कि वो किसी से कमतर नहीं है। मीरा का चेहरा रुपए पाकर खिल गया। उसने अगले दिन की छुट्टी की मांग रख दी, जो निशा ने खुशी खुशी मंजूर कर दी। मीरा पूरे दिन काम पर नहीं आई। किसी तरह लेट बैठकर उसने काम पूरा किया। बच्चों के स्कूल में दीपावली सेलिब्रेशन के नाम पर एक मोटी रकम मांगी गई। विवेक ने वो मोटी रकम भरने के बाद घर आकर ऐलान कर दिया कि इस बार दीपावली पर किसी के लिए कपड़े नहीं आ पाएंगे। उसने तसल्ली कर ली, यही तो करती आई है हमेशा। 3 दिन बाद मीरा आई। उसके हाथ में बड़े बड़े थैले थे। खुशी से चहक चहक कर दिखाने लगी, देखो भाभी, ये 113 नंबर वाली भाभी ने दी हैं, ये 117 नंबर वाली भाभी ने, ये बच्चों के कपड़े शकरपुर वाली भाभी ने, और ये पायल। तो क्या मोबाइल फ़ोन नहीं लिया तुमने? लिया है ना भाभी, कहते हुए उसने दूसरा डिब्बा खोला और मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। वही 10,500 का खूबसूरत मोबाइल फ़ोन। उसकी आंखें चुंधिया गईं, होंठ थरथरा गए। इतना महंगा? सब आप लोगों से मिले पैसों से ही तो लिया है, वरना हम गरीब कहाँ। अच्छी बात है। आपने क्या लिया भाभी? जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ खट्टा सा सीने में गड़ने लगा। कुछ दिन पहले फेसबुक पर पढ़ा एक स्टेटस याद आने लगा। बरकत उसी घर में होती है जहाँ दोनों कमाते हैं। इतनी मेहनत से एक एक चवन्नी बचाने से उसकी कोशिशें उसकी इच्छा पूरी न कर सकीं, जो निम्न वर्ग की एक स्वाभिमानी स्त्री अपनी मेहनत के दम पर पूरी कर सकती है। रात को उसने विवेक से कहा, आपकी नौकरी खतरे में है, बोनस भी नहीं मिला, क्या मैं भी कुछ कर लूँ? जैसे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, किसी दुकान पर सेल्स गर्ल जैसे। क्या मैं मर गया हूँ? देखो, इस तरह की बात फिर ना करना। जितना कमाऊंगा मैं ही कमाऊंगा। नहीं चला पाऊंगा तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ संखिया पी लूँगा, पर मेरे घर की इज्जत यूँ पैसों के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगी। गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहकर विवेक करवट बदल कर सो गए। उसकी आंखों से नींद गायब थी। अखबार की कितनी खबरें उसकी आंखों के आगे तैर गईं, जहां आर्थिक तंगी से परेशान होकर लोगों ने पूरे परिवार की हत्या कर आत्महत्या की थी। ये लोग गरीब नहीं थे, बस झूठा स्टेटस मेंटेन करने के कारण दबाव में आ गए थे। अपने 4 हाथों से मेहनत कर वो परिवार का पेट भर सकते थे, पर उनका स्वयं का झूठ उन्हें लील गया। वैसे ही जैसे घर की बहू बेटियों को काम पर न भेजकर झूठी शान बचाए रखने की जुगत में लगे निम्न मध्यम वर्ग को लीलता है, पर समूचा नहीं, जर्रा जर्रा। उसे अपने ही विचारों से घबराहट होने लगी। वो उठकर दूसरे कमरे में आ गई। मन बटाने के लिए फेसबुक खोलकर स्टेटस पढ़ने की कोशिश करने लगी। फिर उसके डबडबाते आंसुओं की वजह से आज स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही धुंधली हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी 10,500 का मोबाइल। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।